हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूँ। एक चैप्टर है जो कि मैकेनिक्स का बेस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या इसे काइनेमेटिक्स पार्ट 1 कहते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर तैयार नहीं होगा तो आगे मैकेनिक्स के आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप खराब कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, आप पैनिक हो सकते हैं। तो इसे बेस चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसको समझे बगैर हम मैकेनिक्स में आगे चीज़ों को नहीं समझते। तो आप सभी का एम सर स्वागत करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए और इसको हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। इसे कहते हैं हम लोग रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल रिवीजन मेथड, क्योंकि न्यूमेरिकली रिवाइज करना हमारे लिए आसान होता है और इसमें हम जल्दी जल्दी चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए जरा, तो मोशन स्ट्रेट लाइन है। मोशन, बॉडी अगर समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम बताते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन। और समय के साथ अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस तरह के बेसिक क्वेश्चन, किस तरह के लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सवाल बनाए जाते हैं, आइए जरा इसको समझते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे ज़्यादा पैटर्न जो पूछा जाए सवाल उसकी बात करो तो कह रहा है एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, जिसका रेडियस दिया गया है 2 मीटर और कह रहा है कि बताइए 3.5 राउंड के बाद एक बॉडी है, इसमें घूम रहे सर्कुलर पाथ पे, तो 3.5 राउंड के बाद बॉडी के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेशियो क्या होगा। तो समझ लेते हैं इसको जरा। तो 3.5 राउंड पहले समझते हैं कि जब एक राउंड कंप्लीट करेगा बॉडी तो एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना होगा। तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो सर्कमफेरेंस के बराबर चलेगा, मतलब कितना, 2πr इफ आर इज द रेडियस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जहां से चला वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जहां से चला फिर से वहीं आ गया तो कितना हो जाएगा, 0। अगर हाफ राउंड में देखा जाए कि हाफ राउंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाफ राउंड भी बोला है आपसे, तो हाफ राउंड में अगर डिस्टेंस की बात करें तो पूरा राउंड अगर 2πr तो आधा राउंड कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस का आधा, मतलब πr। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक चला है तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी होती है और इन दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी आई थिंक डायमीटर होगी और डायमीटर कितना होता है, 2r। तो आपसे बोला है 3.5 राउंड, तो 3.5 राउंड में एक राउंड में कितना चल रहा है, 2πr, तो 3 राउंड में कितना चलेगा, 6πr, और प्लस एक आधा राउंड भी है तो 6πr प्लस πr कितना हो गया, 7πr अपॉन डिस्प्लेसमेंट। पहले राउंड का 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0 और अगला जो आधा राउंड है वो चलने में कितना लगेगा, 2r। r और r क्या हो गया, कैंसिल। 7π/2 इज द आंसर इफ ऑप्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर पाई को भी सॉल्व करें 7/2 इंटू हो जाएगा आपका 22/7, 7 कैंसिल हो जाएगा आपका 11। यही आंसर 11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। आइए वजह जरा अगला सवाल करते हैं। कह रहे एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे ए से बी चली है, मेकिंग अ थीटा एंगल थीटा विद आर्क। एक आर्क मूव किया ए से बी, छोटा सा माइनर आर्क है और एंगल कितना बना है, थीटा। कह रहे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो डिस्टेंस की बात करें बच्चों पर, डिस्टेंस तो बहुत आसान है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर्क, और आर्क की वैल्यू कितनी है आपकी, ए बी। तो अपने को पता होना चाहिए कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और एंगल कितना, थीटा। आर्क मतलब ए बी, रेडियस कितना, आर। तो आर्क की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आर, और यही आर्क क्या है हमारा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गया। अगर बात करें जरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी घूम रही है और कोई भी एंगल थीटा अगर कवर करती है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इंटू साइन बाई कवर्ड एंगल बाई 2। तो 2r साइन थीटा बाई 2 एक फॉर्मूला है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलती है तो इतना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे पूरा एक राउंड करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 2π/2 मतलब पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या आएगा, 0, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे 0 होता है। अभी हमने पीछे देखा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया फॉर एनी एंगल थीटा 2r साइन थीटा बाई 2।
आप इसे जो देख सकते हो, देखो आपसे जैसे मान लो अगर यहाँ से यहाँ चलता तो यहाँ से यहाँ चलने पे थीटा कितना कवर किया, पाई, तो यहाँ लिखते हैं पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है डायमीटर, देखो 2r के बराबर आ जाता। मतलब ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, बहुत ही शानदार फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है किसी भी सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर आ गया तो अब दोनों डिवाइड कर लें, तो डिस्टेंस कितना आया थीटा r अपॉन 2r साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे r क्या हो गया कैंसिल, r आपका कैंसिल, थीटा बाई 2 बचेगा और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 2। जेई के सवाल में ऑप्शन में ऐसे ही दिया था, ठीक है ना, लिख लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। आइए बच्चों का अगला सवाल किया जाए। कह रहे एक बॉल है जिसको 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया और जब भी वो टकरा के वापस आता है तो अपनी पिछली हाइट का 0.8 टाइम्स ऊपर उठता है, 0.8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस हाइट वो ऊपर की ओर आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, हाइट दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया और टकरा के जब भी आता है वो पिछली वाले हाइट का 0.8 टाइम्स है। मतलब ये वाली हाइट कितनी होगी 0.8 टाइम्स ऑफ 5, ये वाली हाइट कितनी होगी 0.8 टाइम्स ऑफ दिस हाइट, ये हाइट कितनी होगी 0.8 टाइम्स ऑफ दिस हाइट, इस तरह सो ऑन। तो कह रहे बताइए रुकने तक टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला होगा, वो बॉल रेस्ट में आने तक टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस चला होगा, आपसे ये पूछा है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लगेगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जेई का, आइए ध्यान दिया जाए। तो मान लेते हैं h1 हाइट से गिराया गया, टकराने के बाद ऊपर आया h2, अगला हाइट h3, अगला हाइट h4 एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना आया h1, फिर कितना गया h2, h2 एक बार लिखा जाए कि 2 बार, तो ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है और डिस्टेंस लिखना है तो हर पाथ लेंथ लिखा जाएगा, तो 2 बार h2 आएगा, h3 भी कितनी बार होगा 2 बार, h4 भी कितनी बार होगा 2 बार एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे इनफाइनाइट तक। अब यहाँ ध्यान दो जरा, अब समथिंग देखा जाए, h1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू h2 की वैल्यू कितनी है 0.8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस हाइट, मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 इंटू h3 की कितनी है 0.8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस हाइट जो कि 0.8 इंटू 5 है, और ऐसा ही आपको कहाँ तक मिलता रहेगा इनफाइनाइट तक मिलता रहेगा, यानी हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू का 0.8 टाइम्स करते जाएंगे। अब अगर यहाँ देखें आप, ये तो 5 है, पर क्या इसके बाद लिखे हर एक वैल्यू में क्या 2 ऐड होगा आपका, क्या सर 2 कॉमन होगा, सब में 2 आ रहा होगा, 2 कॉमन ले लिए, क्या सब में 0.8 भी आ रहा है, यस सब में 0.8 आता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्या सब में 5 भी आएगा, यस बिल्कुल सब में 5 आएगा, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बताओ यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ पे ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, कितना बच गया 0.8। अगले वाले में ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, पर उसमें 0.8 2 बार बचेगा, 0.8 का स्क्वायर, अगला 0.8 का क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो ये चीज़ तो लिखी है आपका 5 प्लस 2 इंटू 8 5 जा 40 यानी 4 लिखा हुआ है आपका। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है व्हाट इज दिस, इट सीम्स टू बी समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट, ये है आपका जीपी, इसे कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 तरह के टर्म होते हैं एपी और जीपी। अगर मान ले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कहीं किया गया है तो आप देखेंगे हर अगली और पिछली वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ कॉमन है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो कॉमन डिफरेंस होता है, उसे बुलाते हैं एपी। क्या बुलाते हैं हम लोग एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 का पावर 4, तो आप देखेंगे सबका रेशियो एक दूसरे पे कॉमन आ रहा है। जब अगले अपॉन पिछले का रेशियो कॉमन होता है उसे बुलाते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अगला माइनस पिछला का डिफरेंस अगर कॉमन होता है उसे बुलाते हैं एपी। तो यहाँ ध्यान दें, दिस अपॉन दिस 0.8, दिस अपॉन दिस 0.8, दिस अपॉन दिस 0, मतलब ये एक इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर, मतलब कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म कितना है 1 माइनस 1 माइनस और 1 आर, कॉमन रेशियो कितना है 0.8, मतलब कितना लिखा है 1 अपॉन 0.2, मतलब 10 अपॉन 2, मतलब कितना लिखा है आपका ये 5, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का सम कितना आ गया 5।
क्योंकि इनफाइनाइट जीपीए फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू पहला नंबर कौन है 1 और कॉमन रेशियो 0.8, तो 1 माइनस 0.8 कितना होता है 0.2, तो 1 अपॉन 0.2 का 10/2 कितना हो गया 5। तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 5, बस आपका आंसर आ गया 5 + 4 2 जा 8 5 जा 40, कितना आ गया आपका ये 45 मीटर इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी। लिख लीजिए बिल्कुल समझ के। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन किया जाए। कह रहे एक बॉडी है जो O से लेकर A तक गई है इन XY प्लेन, फिर वो A से लेकर B गई है Z में, मतलब बाहर ऑन दी आउटसाइड ऑन दी बोर्ड, और फिर वो Y एक्सिस में ऊपर की ओर गई है। यानी पहले इस बोर्ड पे चली, फिर इस बोर्ड के बाहर Z एक्सिस में, और फिर Y एक्सिस में कहाँ गई ऊपर। ये सवाल कह रहा है बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस बॉडी का। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है अपने को। तो यहां से यहां तक गया एक सेमी सर्कुलर पाथ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों के बीच की सिर्फ छोटी दूरी होगी, तो कितनी है आपकी 2r, ठीक है ना। यहां से यहां तक, यहाँ कोऑर्डिनेट का मतलब ये 2r, ये पूरी लेंथ 2r है, x एक्सिस y 0 रहेगा x एक्सिस पे। अब ये क्या है आपका कितना r, ये कितना गया 2r, पर ये अलग अलग डायरेक्शंस में है। स्ट्रेट लाइन में अगर सिंगल डायरेक्शन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट एक प्लेनर क्वेश्चन बनता है, या 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में अगर आपको एक डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाए, तो फिर हम वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट इज दिस वेक्टर मेथड, आइए जरा इसको समझते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट पहला O से लेकर A हुआ है वो x एक्सिस किस में हुआ है, x एक्सिस, मतलब मैं इसे लिखूंगा OA जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो i कैप में हुआ। AB वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो किस में हुआ, k कैप, बाहर की ओर पॉजिटिव के, अंदर की ओर निगेटिव के, तो बाहर की ओर ये लिखा है अगला आपका AB वेक्टर k कैप। और फिर y में गया प्लस y में, तो जो BC है आपका BC वेक्टर वो किस में आपका है j कैप। तो OA की वैल्यू कितनी है 2r i कैप हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है r, तो r k कैप हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये आपका 2r j कैप हो जाएगा। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट किया जाता है, तो 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट अगर कर दें तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, अगर ध्यान दें तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा आपका आर, अंदर क्या बचेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब कितना आ गया आपका 3r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में ऐसे लगाया जाता है। आइए देखते बच्चों अगला टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूनिट स्पीड वेलोसिटी का सेम होता है, डायमेंशन भी स्पीड वेलोसिटी का सेम होता है, पर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, स्पीड को नहीं चाहिए। स्पीड में जनरली हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस जितना पाथ कवर करेगा बॉडी अपॉन टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इस पे एक सवाल करते हैं हम लोग जरा। तो कह रहा है एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है A से B, कह रहा है आधी दूरी, अगर टोटल दूरी हम 2D ले लें तो कह रहा है कि आधी दूरी को V1 से कवर किया और आधी दूरी को V2 से कवर किया। तो कह रहा है बताइए V एवरेज क्या होगा। तो V एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसे बुलाया जाता है हार्मोनिक मीन, नॉट अर्थमेटिक मीन, इसे बुलाते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2। सिमिलरली अगर मान लें बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है A से B, टोटल टाइम लिया A से B तक जाने में 2t, और कह रहा है कि आधे टाइम मतलब t के लिए V1 से चला और आधे टाइम t के लिए अगर V2 से चला, तो बताइए उस बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये हो जाता है आपका अर्थमेटिक मीन V1 प्लस V2/2। इसे बुलाएंगे हम लोग अर्थमेटिक मीन। अगर 3 होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3/3 कर दे। सिमिलरली अगर यहाँ V3 होता तो 3 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1 कर देते, ठीक है ना। तो सवाल को हमेशा
ऐसे केस में सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है कि दूरी आधा कर रहा है कि समय को आधा कर रहा है। दूरी आधा करेगा तो हार्मोनिक मीन, और समय को आधा करेगा तो क्या है, अर्थमेटिक मीन। लिख लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। आइए बच्चों एक क्वेश्चन लगाया जाए। कह रहा है एक बॉडी है, ए से सी जा रहा है थ्रू अ पॉइंट बी, जो कि बी एक मिड पॉइंट है। कह रहा है आधी दूरी इस पूरी जर्नी का, बी अगर मिड पॉइंट है तो आधा आधा दूरी हो गया, तो कह रहा है आधी दूरी जो है v1 से चला और बची हुई आधी दूरी को आधे आधे टाइम में चला है। मतलब ये दोनों जो स्पीड दिए गए हैं आपको, ये हाफ ऑफ टाइम में चले हुए स्पीड है और ये आपका आधी दूरी का स्पीड है। तो क्वेश्चन में दोनों बोल दिया है, आधी दूरी बोला है और आधा टाइम भी बोला है। अब सवाल लिखने में कौन सा रिलेशन यूज होगा, तो आधी दूरी v1 से और बची हुई आधी दूरी को आधे आधे टाइम v2 और v3 चल रहा है। आइए जरा क्या किया जाए। तो आधी दूरी तो बोल दिया, अपने को चाहिए एवरेज स्पीड, आधी दूरी तो बोल दिया है। अब आधी दूरी अगर बोल दिया है, इसका मतलब हार्मोनिक मीन तो लगाना पड़ेगा, पर बस आधी दूरी का स्पीड दिया, बची हुई आधी दूरी को भी डिवाइड कर दिया आधे आधे टाइम में। तो क्या करें, तो पहले हम इस हिस्से को सॉल्व कर लें। इस हिस्से को सॉल्व तो पहले हम इस हिस्से का एवरेज निकालते हैं। तो इस हिस्से का एवरेज का नाम लेट हम v4 अगर दे दें, तो v4 में क्या लगाएंगे हम लोग, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि यहाँ आधे आधे टाइम से चला है। तो इस हिस्से का अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v2 प्लस v3/2। यानी इस पूरे का, इस आधे दूरी का वेलोसिटी स्पीड v4 आ गया और पहले आधे का v1 दिया हुआ है, तो आधा आधा का जब मिल गया, ये आधा v1 आधा v4, तो फिर एवरेज स्पीड हो जाएगा जो टोटल अपने को चाहिए वो हो जाएगा 2v1 v2, जो कि v4 है इस समय, v1 प्लस v4 हो जाएगा। तो 2v1 तो v1 है, v4 की वैल्यू कितनी है, v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3/2। क्लियर अपने को, बस ये 2 और 2 कैंसिल, एलसीएम लिए ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 2v1 ब्रैकेट में आएगा v2 प्लस v3 और अपॉन मिलेगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल समझ के इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसका मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। और अगर यही हम एवरेज वेक्टर में निकाल, 2D में निकालें, 1D में है तो फिर सीधे आप बिना डायरेक्शन के, बिना वेक्टर के भी निकाल सकते हैं, पर 2 डायमेंशनल मोशन है अगर, तो ये हो जाएगा आपका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, मतलब लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे एवरेज वेलोसिटी का, जहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा टी निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है पोजीशन दिया है आपको t² प्लस 2t प्लस 4, कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ एवरेज वेलोसिटी टर्म ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता फाइंड वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, जब बोलेगा फाइंड वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, तो आप सीधे तुरंत dx अपॉन dt लगा देंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 2t प्लस 2 लिख देंगे और फिर t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस 2, जो कि आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। पर ये इंस्टेंटेनियस एवरेज नहीं, और अगर सवाल में एवरेज या इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं किया है, तो फिर हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस का सवाल है कि एवरेज का सवाल है। उसके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है ये इन का मतलब होता है 0 से लेके 3 सेकेंड, एट का मतलब होता है ओनली ऑन 3 सेकेंड। तो एट बोलेगा तो इंस्टेंटेनियस और इन बोलेगा तो क्या करेंगे, एवरेज। यहाँ इन बोलेगा तो हमें क्या निकालना होगा, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो इन 3 सेकेंड टी स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और कहाँ तक एंड होगा, 3 सेकेंड पे। टी 0 पे देखो एक्स कितना आ रहा, तो एक्स इनिशियल की वैल्यू टी 0 पे कितनी आ रही है आपकी 4, और एक्स फाइनल कितना है 3 पुट करने पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 और 6 कितना हो गया 15 प्लस 4 19 आ रहा है। क्लियर अपने को। तो वी एवरेज कितना हो गया हम लोग का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 3, ये लिखा है आपका 15/3 5 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए दोनों अलग अलग वैल्यूज आए हैं, मतलब एट बोलेगा तो ये लगाना और इन बोलेगा तो आप ये लगाइएगा, और इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा। एक क्वेश्चन किया जाए,
कह रहा है कि एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रही है जिसका रेडियस 2 मीटर है और बॉडी कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से इस पाथ पे चल रही है। कह रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ये एक एम्स का सवाल है, देखते जरा कैसे होगा। तो पूछा है आपसे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का दुगना अपॉन टाइम, और टाइम तो है ही नहीं, बिना टाइम के तो आएगा नहीं। तो टाइम को निकालने के लिए क्या दिया गया आपको? कांस्टेंट स्पीड। तो यहां ध्यान दें, अगर टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? पाई आर, और स्पीड कितना है? 5। लो भैया टी आ गया, उठा के पुट कर दीजिए। तो पाई आर अपॉन 5, आर आर कैंसिल, 10 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। देखिए आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए अगर बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें समय का अंतराल जब बहुत छोटा हो जाता है, इसकी लिमिट लगाते हैं, तो वही एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाता है हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है आपका dx अपॉन dt, अगर 1D में इस्तेमाल हो रहा है, और अगर 2D मोशन है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग dr अपॉन dt। ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है जरा वो भी समझते हैं हल्का सा आप। तो जैसे मान लें इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है और बराबर बस एक बार होगी जब स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हमेशा इक्वल होता है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर वैल्यू की जब बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। तो सेम इंटरवल में स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या होती है? बराबर होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, और 2D में अगर होगा तो dr अपॉन dt लिखते हैं इसको। आइए एक सवाल किया जाए। तो x दिया गया है आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। कह रहा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। एट का मतलब है कि आपको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा dx अपॉन dt। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, पावर आएगा सामने, पावर में से 1 करेंगे माइनस, प्लस 2t का पावर कितना है? 1, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये लिखा है आपका 6t प्लस 2। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टी की वैल्यू दी गई आपको 2 सेकेंड, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 आई थिंक आ गया आपका 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी वेक्टर दिया गया और पूछा गया आपसे स्पीड एट 2 सेकेंड। तो यहाँ भी एट लिखा है, मतलब अपने को चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। और अगर मान लें इसका नाम vx और इसका नाम vy, तो ये हो जाएगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। तो vx है आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, ये लिखा है 25 का रूट। ये आ गया आपका प्लस माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड है। आइए एक नीट का क्वेश्चन किया जाए। कह रहा है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ये आपको पोजीशन दिया गया एक पार्टिकल का, एक बॉडी का, और कह रहा है कि बताइए कितना दूरी चल कर ये बॉडी रुक जाएगी। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कितना दूर चल के बॉडी रुक जाएगी। तो पहले हमें देखें कि कितना दूर बॉडी चल के रुक जाएगी का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी क्या करनी है? 0। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन dt, मतलब 40 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस 12t का 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसको 0 कर दें अगर, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, t की वैल्यू आएगी प्लस 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ है अगर वो निकाला जाए तो x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड किया जाए तो 40
प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 12 2 हो जाए 24 प्लस 40 हो जाएगा 64 माइनस 8, जो कि आ रहा है आपका 56 मीटर। और आप देखेंगे सवाल के ऑप्शन में 56 मीटर लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द आंसर। 56 मीटर 56 मीटर इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि सवाल ये नहीं पूछा है कि बॉडी की जब वेलोसिटी जीरो हो गई, जब बॉडी रेस्ट में आ गया तो कहां पर था, ये नहीं पूछा है। कितना दूर चल के रेस्ट में आया ये पूछा है, फिर दूरी पूछा है, पोजीशन नहीं। दिस इज द पोजीशन कि अगर बॉडी 2 सेकंड में कहां पे आके रुकी है तो आंसर होता 56, पर बॉडी कहां रुकी ये नहीं पूछा है, कितना चल के रुके ये पूछा है। और जब सवाल पूछे कि कितना चल के रुका गया तो हमें निकालना चाहिए पहले उसकी इनिशियल पोजीशन, कि वो चलना शुरू कहां से किया है। और इनिशियल पोजीशन तब मिलेगा जब टी की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। टी की वैल्यू 0 करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। मतलब बॉडी चलना शुरू कहां से किया है, 40 से। कहां तक गया है, 56 तक। तो अगर कोई 40 से 56 चला है तो कितना दूर चल के रुका है, 16 मीटर। और ऑप्शन का आंसर है, ऑप्शन में जो आंसर है वो है 16 मीटर। आइए एक जेईई मेन का सवाल किया जाए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। वेलोसिटी वेक्टर दिया गया k कांस्टेंट है y i कैप प्लस x j कैप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, या y और x के बीच का रिलेशन ऑप्शन में दिया गया, हमें वो देखना है कौन सा सही है। तो इस सवाल को देखते बच्चों के दिमाग में पहला कंफ्यूजन ये आता है कि i कैप के साथ x नहीं y लिखा है, क्योंकि i कैप एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है पर साथ में y लिखा है, और j कैप के साथ y नहीं x लिखा हुआ है। और यहीं पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा देखते हैं क्या है इसमें, कैसे करना है अपने को। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करो, k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा आपको ky i कैप प्लस के एक्स जे कैप। अब ये v है तो इसका नाम हो गया vx, जिसका नाम है ky। और अगर यहाँ v है तो ये होगा vy, क्योंकि j कैप के साथ लिखा है तो इसका नाम हो गया vy। ये लिखा है आपका kx। y और x मतलब यहाँ सबस्क्रिप्ट है। तो x इस वेलोसिटी वेक्टर का x के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी है, ky, और y के अलॉन्ग कितनी है, kx। तो vx का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt, जो कि बराबर हो गया ky। vy का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dt, बराबर क्या हो गया kx। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dx अपॉन dt अपॉन dy अपॉन dt करोगे आप तो यहाँ मिलेगा अपने को ky अपॉन kx। k और k क्या हो गया, कैंसिल। dt dt भी क्या हो गया, कैंसिल। नाइस। तो क्या मिला अपने को, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिखा है x dx, ये लिखा है y dy। अब देखो अपने पास आ गए लाइक टर्म्स। जब अपने पास आ गए तो अब क्या करो, इंटीग्रेट करो। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2। C1 C2 लिख लीजिए, अलग अलग लिख लें। तो यहाँ C1 पहले से, और इधर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस C2। 2 एलसीएम लो तो मिलेगा y इज इक्वल टू 2, कैंसिल करो, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस 2 C1 माइनस C2, और एक खुद एक कांस्टेंट है तो y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस c मतलब कांस्टेंट। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा सही है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे हम लोग, और इसके थ्रू आप स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्लियर करेंगे इसके बाद एक्सेलरेशन का।